इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन फीचर इसका इमरजेंसी के टाइम पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से चेंज होकर यूनिटरी फॉर्म में चेंज हो जाना है। अब अगर इमरजेंसी टर्म की बात करें तो इसके बारे में ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार इमरजेंसी का मतलब सोशल सिस्टम के द्वारा एक रीजनेबल कंडीशन ऑफ लाइफ को प्रोवाइड कराने के सिलसिले में फेल्योर का होना है। अर्थात जब सोशल सिस्टम ये रीजनेबल कंडीशन जो कि दैनिक आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी होती हैं उनको प्रोवाइड कराने में असफल होती है तो इसे इमरजेंसी कहा जाएगा। और अगर लीगल टर्म में बात करें तो इमरजेंसी का मतलब एक ऐसी सडन सिचुएशन होगी जिसके अंतर्गत एक अथॉरिटी का तुरंत इमीडिएट डिसीजन लेना अत्यंत आवश्यक होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस पार्ट 18 में दिए हुए हैं, जहां पे आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक सारे प्रोविजंस इमरजेंसी के टाइप्स और इसके इफेक्ट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का ये प्रोविज़न जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले इमरजेंसी के टाइप की, जो कि आर्टिकल 352 में दिया गया है। इसे नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। तो इसके बारे में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर प्रेसिडेंट को वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के बेस पे अगर कोई ग्रेट थ्रेट लगता है भारत के लिए या भारत के किसी एक पार्ट के लिए, तो इस बेस पे वो इस नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं या लगा सकते हैं। लेकिन इस सिलसिले में यह भी सिस्टम सेटअप किया गया है कि प्रेसिडेंट को ये लगाने से पूर्व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हेड की जाएगी, उनके थ्रू एक रिटन रिक्वेस्ट आनी आवश्यक है, तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर पाएगा। राष्ट्र में जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होती है तो उस टाइम पे उस कंडीशन में राष्ट्र में सारे फंडामेंटल राइट्स अपने आप से सस्पेंड हो जाते हैं, सिवाय आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के। इसके अलावा आर्टिकल 250 के अंडर में सेंटर को स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाने का अधिकार मिल जाता है। आर्टिकल 359 के अंतर्गत प्रेसिडेंट को राइट टू मूव कोर्ट को भी खत्म करने का अधिकार मिल जाता है। इट मीन्स कि अगर राष्ट्र में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और उस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति के राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो उस कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। राष्ट्रपति द्वारा नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के 1 महीने के अंदर इसका दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी, जो कि 2/3 है, उससे एक रेजोल्यूशन के थ्रू पास होना जरूरी है। अगर ये उस टाइम पे पास नहीं की जाती तो इसे वहीं पे ख़त्म माना जाएगा। इसके अलावा ये अगर पास हो गई तो ये 6 मंथ तक इफेक्ट में रहती है और इसे पार्लियामेंट के थ्रू अगेन रिन्यू भी किया जा सकता है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट एक फॉर्मल प्रोक्लेम से इसको रिवोक भी कर सकता है। आर्टिकल 356 के अंडर में इमरजेंसी का दूसरा टाइप आता है, जिसको हम फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट कहते हैं। प्रेसिडेंट को आर्टिकल 356 के अंडर में आने वाली इमरजेंसी को लगाने का अधिकार 2 स्थितियों में है। सबसे पहली बात, जब गवर्नर एक रिपोर्ट के थ्रू प्रेसिडेंट को यह सूचित करे कि उस राष्ट्र की जो मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है उस कंडीशन में। और दूसरे में प्रेसिडेंट का खुद का, उसके विवेक के हिसाब से उसे जब ऐसा लगे कि किसी राष्ट्र की जो स्थिति है सही नहीं है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो इस इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं। एक स्टेट में जब इस इमरजेंसी को लगाया जाता है तो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन वहाँ के एमएलएज जो होते हैं उनकी मेंबरशिप ख़त्म नहीं होती। पार्लियामेंट उनके बारे में कोई अदर प्रोविज़न सेटअप जरूर करती है। इमरजेंसी का इफेक्ट ये होता है कि स्टेट के गवर्नमेंट के अंदर में आने वाले सारे ऑर्गन्स यूनियन के डायरेक्शन पर चलते हैं, उनके ऑर्डर्स पे चलते हैं। लेकिन इस इमरजेंसी का असर उस स्टेट के हाई कोर्ट पे नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करता रहता है। इमरजेंसी का तीसरा और सबसे लास्ट काइंड आर्टिकल 360 के अंडर में आने वाला फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया या क्रेडिट ऑफ इंडिया के केस में किसी भी तरह का स्टेक या एक थ्रेड, ग्रेव थ्रेड लगता है प्रेसिडेंट को, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट राष्ट्र में या राष्ट्र के किसी भी पार्ट में इस टाइप का इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। अगर ये फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशन के किसी पार्ट में लगाई गई है, किसी स्टेट में लगाई गई है, तो उस स्टेट के जितने भी फाइनेंशियल वर्क और उनकी एक्टिविटीज़ होंगी वो यूनियन के अकॉर्डिंग चलेंगी। इसके अंतर्गत यूनियन स्टेट को यह डायरेक्शन दे सकता है कि स्टेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है और इसके अलावा उसके अंदर जितने ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरीज में कटौती की जा सकती है। यहाँ तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सैलरी में कटौती इस कंडीशन में की जा सकती है। हालांकि बीच में राष्ट्र को बहुत से फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, बहुत से कष्टों को झेलना पड़ा, लेकिन राहत
बात की बात यह है कि अब तक राष्ट्र में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 दोनों ही के अंदर में जब प्रेसिडेंट इस इमरजेंसीज को इम्पोज करता है तो उस कंडीशन में 2 मंथ्स के अंदर ही दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू इन रेजोल्यूशंस का पास होना जरूरी है, और पास होने के बाद ये 6 मंथ तक प्रोक्लेम में रह सकती है, 6 मंथ तक इफेक्ट में रह सकती है। इमरजेंसी के विषय में एक अमेंडमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो 44th अमेंडमेंट है, क्योंकि इसके बाद इमरजेंसी के प्रोविजंस में बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस हैं, जिनमें सबसे पहला चेंज ये था कि इस 44th अमेंडमेंट के पहले प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल 356 के अंडर में इमरजेंसी को लगाने का राइट था वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता था, लेकिन आर्टिकल 44 और SR बोम्मई के केस के बाद इसको जुडिशियल रिव्यू के जुरिडिक्शन में लाया गया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि 44th अमेंडमेंट के पहले इमरजेंसी को लगाने का जो रेजोल्यूशन था वो सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद यह प्रोविज़न बदलकर 2/3 मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी कर दिया गया है। सबसे लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया इमरजेंसी का प्रोविज़न इस नेशन की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को बचाने के लिए दिया गया है, ताकि हमारा राष्ट्र इमरजेंसी या किसी भी आकस्मिक आपदा की स्थिति में बेहतरीन तरीके से अपने वर्क्स को परफॉर्म कर पाए। आई होप आपको इमरजेंसी प्रोविजंस की ये सारे मेन पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।